आज हम जानेंगे डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर। डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर के बारे में देखते हैं। तो DHF डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर इज़ अ सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगू फ़ीवर। द कोर्स ऑफ डेंगू illness can be divided into three phases: febrile phase, critical phase and recovery phase। तो जो डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर है इसको अपन ने इसका जो कोर्स है इसको डिवाइड कर दिया है तीन फेज़ में। थ्री फेज़ इसकी कौन कौन सी है? पहली है फेब्राइल फेज़, दूसरी है क्रिटिकल फेज़ और तीसरी है रिकवरी। पहली स्टेप जानते हैं, पहली फेज़ फेब्राइल फेज़। फेब्राइल फेज़ में क्या दिया हुआ है कि फॉलोइंग एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 4 to 6 days द इलनेस कॉमनली बिगिंस एब्रप्टली विथ हाई फीवर अकम्पनाइड बाय फेशियल फ्लशिंग एंड हेडेक। तो इंक्यूबेटरी पीरियड इसका कितना होता है? 4 to 6 days होता है। इसके बाद क्या आएगा? आपका फेब्राइल फेज़ आएगी जिसमें कि बहुत ज़्यादा हाई फीवर रहेगा। हाई फीवर रहेगा अचानक से एब्रप्टली, जो फेब्राइल स्टेज है वो एब्रप्टली आ रही है हाई फीवर के साथ, अकम्पनाइड बाय फेशियल फ्लशिंग एंड हेडेक। तो फेस में फ्लशिंग होगी और हेडेक भी देखने को मिलेगा। एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, टेंडरनेस एट द राइट कोस्टल मार्जिन एंड जनरलाइज एब्डोमेन पेन। तो आपसे कोई पूछे कि फेब्राइल फेस में क्या क्या सिम्टम आएंगे, तो हाई एब्रप्टली फीवर रहेगा और फेशियल फ्लशिंग, हेडेक, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, epigastric discomfort, tenderness at the right costal margin, and generalized abdomen pain. During the first few days, the illness usually resemble classical dengue fever, but maculopapular rhesus, usually rubelliform type, is less common। तो क्या होता है कि जो कुछ दिन होते हैं ना शुरुआती फर्स्ट फ्यू डेज में, तो क्या ये जो डेंगू हेमरेजिक फीवर की फेब्राइल फेज है ये किसको रिजेंबल करती है? क्लासिकल टाइप को, क्लासिकल डेंगू फीवर को रिजेंबल करती है। बट फिर जो उसमें मैक्यूलोपेपुलर रेसेस हैं वो रूबेलिफॉर्म टाइप के होते हैं और ये लेस कॉमनली देखने को मिलेंगे और इट में अपीयर अर्ली और लेट इन द कोर्स ऑफ इलनेस। ठीक है, तो ये अर्ली भी हो सकते हैं, लेट भी आ सकते हैं। ओकेजनली द टेम्परेचर में भी 40 डिग्री सेल्सियस टू 41 डिग्री सेल्सियस। देखो कितना फीवर है, 40 डिग्री से 41 डिग्री सेल्सियस। एंड फेब्राइल कन्वल्जन्स में अकर पर्टिकुलरली इन्फेंट्स। तो इन्फेंट्स के केसेस में अपन को क्या देखने को मिलेंगे? फेब्राइल कन्वल्जन्स। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ है? द मेजर पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट डिटरमाइन द सीवियरिटी ऑफ डिसीज इन द डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डिफरेंशिएट इट फ्रॉम डेंगू फीवर आर प्लाज्मा लीकेज एंड एबनॉर्मल हीमोस्टेसिस। तो जो डेंगू फीवर होता है ना उसको डेंगू हेमरेजिक फीवर से डिफरेंशिएट करने वाले फीचर कौन से हैं? तो पहला फीचर है प्लाज्मा लीकेज और दूसरा कौन सा है? एबनॉर्मल हीमोस्टेसिस। ठीक है, एबनॉर्मल हीमोस्टेसिस और प्लाज्मा लीकेज, ये दो जो फीचर्स हैं ये क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, है ना, कि ये ऐसे चेंजेस है, ये दो पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस जो कि डेंगू हेमरेजिक फीवर में देखने को मिलते हैं, प्लाज्मा लीकेज और एबनॉर्मल हीमोस्टेसिस as manifested by rising hematocrit value and moderate to marked thrombocytopenia। तो यहाँ पे मॉडरेट टू मार्क्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आएगा। और ये जो दो क्लिनिकल लेबोरेटरी चेंजेस है ना ये डिस्टिंक्टिव होते हैं और कांस्टेंट फाइंडिंग, कॉन्स्टेंटली अपन को मिलेंगे और ये डिस्टिंक्टिव फीचर है। ठीक है, हेमेटोक्रिट वैल्यू जो है वो राइस मिलेगी अपन को, और प्लाज्मा लीकेज और एबनॉर्मल हीमोस्टेसिस। अ पॉजिटिव टॉर्निकेट टेस्ट इज द मोस्ट कॉमन हेमरेजिक फिनोमेना। The test is performed by the inflating a blood pressure cuff to a midpoint between systolic and diastolic pressure for 5 minutes। तो यहाँ पे टॉर्निकेट टेस्ट किया जाता है, ये पॉजिटिव आता है डेंगू हेमरेजिक फीवर में। द टेस्ट इज performed by inflating a blood pressure cuff to a midpoint between the systolic and diastolic pressure for 5 minutes। The test is considered positive when the 10 or more पेटिकी पर 2.5 to 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पिटिकी आ जाती है जब इसमें जो ब्लड प्रेशर कफ है उसको
लगाया जाता है तो वहाँ पे पेटी फॉर्मेशन होता है। पेटी यानी जो हेमरेज होता है, पिन पॉइंट हेमरेज होते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स में हेमरेज होता है, 1 इंच का साइज रहता है उसका। तो 1 इंच स्क्वायर साइज रहेगा, पेटी देखने को मिलेंगे। ठीक है। डेंगू हेमरेजिक फीवर द टेस्ट यूजुअली गिव अ डेफिनेट पॉजिटिव विद 20 पेटी। तो इसमें 20 पेटी देखने को मिलेगी, है ना, 20 या 20 से भी ज़्यादा पेटी। अब क्लिनिकल फेज, अच्छा क्रिटिकल फेज में क्या होता है? अराउंड द टाइम ऑफ फीवरेसेंस when the temperature drop to 37.5 to 38 degrees Celsius or less and remain below this level, usually a day 3 to 7 of illness। तो 3 से 7 दिन बाद क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होने लगता है, 37 से 38 होने लगता है। एन इंक्रीज इन कैपिलरी परमेबिलिटी इन पैरेलल विथ इंक्रीज हेमेटोक्रिट लेवल। तो हेमेटोक्रिट जो है वो बड़ा रहता है ना, हमने देखा था। और कैपिलरी में प्लाज्मा लीकेज हो रहा था, परमेबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज है। दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ क्रिटिकल फेज, यानी ये क्या बता रहा है कि अब क्रिटिकल फेज स्टार्ट हो चुकी है। द पीरियड ऑफ क्लिनिकली सिग्निफिकेंट प्लाज्मा लीकेज यूजुअली लास्ट 24 to 48 आवर। तो जो अपन ने प्लाज्मा लीकेज वाली फेज से की थी वो कितने देर के लिए रहती है? 24 to 48 आवर्स। तो प्लाज्मा लीकेज जो है वो 24 to 48 आवर्स तक रहेगा। अब प्रोग्रेसिव ल्यूकोपीनिया फॉलोड बाय रैपिड डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। तो अपन को पता ही है कि डेंगू में क्या होता है, ल्यूकोपीनिया होता है, यानी प्लेटलेट काउंट जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, रैपिडली डिक्रीज़ हो रहा है। और यूजुअली प्रीसेट प्लाज्मा लीकेज, क्योंकि प्लाज्मा लीकेज हो रहा है ना। एट दिस पॉइंट पेशेंट विदाउट एन इंक्रीज इन कैपिलरी परमेबिलिटी विल इम्प्रूव, while those with increased capillary permeability may become worse as a result of lost plasma volume। तो क्या होता है, कभी कभी इस पॉइंट पे क्या होता है कि कैपिलरी परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हुए बिना ही पेशेंट जो है वो क्या होगा, पेशेंट ही इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है। बट ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनमें परमेबिलिटी क्या है, बढ़ी हुई रहती है, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, प्लाज्मा वॉल्यूम लॉस होने लगेगा। द डिग्री ऑफ प्लाज्मा लीकेज वेरीज, कितना लीकेज होगा ये वेरी करता है। प्लूरल इफ्यूजन मोस्टली ऑन राइट साइड इन एसाइटिस में बी क्लिनिकली डिटेक्टेबल डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ प्लाज्मा लीकेज। तो प्लाज्मा लीकेज की डिग्री पे डिपेंड करेगा कि भैया प्लूरल इफ्यूजन होना है कितना होगा, एसाइटिस कितना होगा। ठीक है। राइट साइड में प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलता है। गाल ब्लैडर इडिमा होगा, है ना, प्लाज्मा लीकेज की वजह से। और इसके बाद में क्या होगा, हैंस चेस्ट एक्सरे एंड एब्डोमन अल्ट्रासाउंड कैन बी यूजफुल टूल फॉर डायग्नोसिस। इसलिए अपन चेस्ट एक्सरे भी कराते हैं क्रिटिकल फेज में, और एब्डोमन अल्ट्रासाउंड भी कराएंगे डायग्नोसिस के लिए। द डिग्री ऑफ इंक्रीज अबाउ द बेसलाइन हेमाटोक्रिट ऑफन रिफ्लेक्ट द सेवियरिटी ऑफ प्लाज्मा लीकेज। मतलब यहाँ पे बेसलाइन से ज़्यादा हेमेटोक्रिट अगर वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, हेमेटोक्रिट इंक्रीज़ हो रहा था, अगर बेसलाइन से ज़्यादा हो गया, बढ़ गया, तो यानी कि बहुत ज़्यादा सीवियर प्लाज्मा लीकेज हो रहा है। अब आगे देखते हैं। शॉक अकर्स व्हेन अ क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा इज लॉस्ट। शॉक कब देखने को मिलेगा, जब क्रिटिकली प्लाज्मा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लीकेज हो रहा है, प्लाज्मा लीकेज की वजह से प्लाज्मा वॉल्यूम लॉस हो रहा है। It is often preceded by warning sign of abdomen pain, tenderness, persistent vomiting, clinical fluid accumulation, mucosal bleeding, lethargy, restlessness, liver enlargement more than 2 centimeter and oliguria। तो देखो, वार्निंग साइन में एब्डोमन में पेन होगा, टेंडरनेस मिलेगी, पर्सिस्टेंट वॉमिटिंग, क्लिनिकली फ्लूइड अकुमुलेशन मिलेगा, और म्यूकोसल ब्लीडिंग होगी, लेथार्जी, रेस्टलेसनेस, लिवर इनलार्ज हो जाएगा 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और ओलिगोयूरिया। द बॉडी टेम्परेचर में भी सब नॉर्मल व्हेन द शॉक अकर्स। अगर शॉक हुआ तो सब नॉर्मल से नीचे भी बॉडी टेम्परेचर मिल सकता है। विथ प्रोलॉन्ग शॉक द कंसिक्वेंट ऑर्गन हाइपोपरफ्यूजन रिजल्ट इन प्रोग्रेसिव ऑर्गन इम्पेयरमेंट। तो ऑर्गन्स को सप्लाई नहीं मिल पाएगा, इसलिए ऑर्गन किस में जाएंगे, हाइपोपरफ्यूजन में जाएंगे, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने लगेगा। फिर जो DIC है वो देखने को मिलेगा, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। तो इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन होने लगेगा, ठीक है, DIC होने लगेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, दिस इन टर्न लीड्स टू सीवियर हेमरेज काजिंग द हेमेटोक्रिट टू डिक्रीज इन सीवियर शॉक। इंस्टेड ऑफ द ल्यूकोपीनिया यूजुअली
seen during these phase of dengue, the total white cell count may increase in the patient with severe bleeding. कभी कभी ल्यूकोपीनिया के बावजूद वाइट सेल काउंट यहाँ पे बढ़ा हुआ भी मिल सकता है. इन एडिशन सीवियर ऑर्गन इम्पेयरमेंट सच एज सीवियर हेपेटाइटिस, एंसेफेलाइटिस और मायोकार्डाइटिस ये भी मिल सकता है. तो एंसेफेलाइटिस, मायोकार्डाइटिस सीवियर ब्लीडिंग के केसेस में मिलेगा. ठीक है. और विदाउट ओबियस प्लाज्मा लीकेज और शॉक, ये मायोकार्डाइटिस, हेपेटाइटिस ये बिना प्लाज्मा लीकेज के भी मिल सकता है, बिना शॉक के भी मिल सकता है. ठीक है. अब दोज हु इम्प्रूव आफ्टर द डीफेवरेसेंस आर सेड टू हैव नॉन सीवियर डेंगू. जो लोग इम्प्रूव हो जाएंगे उनको नॉन सीवियर डेंगू में रख देंगे. सम पेशेंट प्रोग्रेस टू क्रिटिकल फेज ऑफ प्लाज्मा लीकेज विदाउट डीफेवरेंस. कुछ लोगों में डीफेवरेसेंस नहीं होगा, वो डायरेक्ट वो किस में चले जाएंगे, प्लाज्मा की, वो डायरेक्ट क्रिटिकल फेज में इंटर हो जाएंगे. और दोज हु डिटेरिएट विल मैनिफेस्ट विथ वार्निंग साइंस. दिस इज कॉल्ड डेंगू विथ वार्निंग साइन. कुछ लोगों में वार्निंग साइंस आएंगे. ठीक है. तो वार्निंग साइन अपन ने ऊपर देखी थे, जैसे रिहाइड्रेशन वगैरह देखने को मिलेगा. मतलब वार्निंग साइंस जो है वो रिकवर हो जाते हैं कैसे, रिहाइड्रेशन करा के. और सम केसेस विल बी डिटेरिएट टू सीवियर. कुछ केसेस सीवियर हो सकते हैं. अब अपनी तीसरी फेज है रिकवरी फेज. रिकवरी फेज में क्या होता है, इफ़ द पेशेंट सर्वाइव द 24 to 48 आवर आफ्टर, मतलब क्रिटिकल फेज के बाद जो अगर वो पेशेंट सर्वाइव कर रहा है 24 to 48 आवर, तो ग्रेजुअल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट फ्लूइड टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग 48 to 78 आवर. अगर वो सर्वाइव करके जाता है 24 to 48 आवर क्रिटिकल फेज में, तो वो किस में चला जाएगा, रिकवरी में, जिसमें कि एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से फ्लूइड का क्या होने लगेगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा. और ये कब होगा, 48 to 78 आवर के बाद होगा. जनरल वेलबींग आ जाएगी, इम्प्रूव होगा, हेपेटाइट उसकी रिटर्न हो जाएगी, जीआईटी सिम्टम एबेट हो जाएंगे और हेमोडाइनामिक स्टेटस स्टेबलाइज हो जाएगा. डायूरेसिस एनसीओ हो जाएगा. और सम पेशेंट में हेवर रेसेस ऑफ इजल्स ऑफ वाइट इन द सी ऑफ रेड. तो यहाँ पे एक टिपिकल टाइप के रेसेस बताएंगे, आइजल्स ऑफ वाइट इन द सी ऑफ रेड, है ना. तो इसमें आपको याद रखना है कि आइजल्स ऑफ वाइट इन द सी ऑफ रेड, इस तरीके का अपन को रेसेस मिलेंगे. सम में एक्सपीरियंस जनरलाइज प्लूराइटिस, ब्रेडिकार्डिया और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक चेंजेस. कुछ लोगों में ब्रेडिकार्डिया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक चेंजेस ये भी देखने को मिल सकते हैं. द हेमाटोक्रिट स्टेबलाइज or may be lower due to the dilution effect of reabsorbed fluid. White blood cell count usually start to rise soon after defibrillation. जैसे defibrillation स्टेज के बाद वाइट WBC काउंट बढ़ने लगता है. बट द रिकवरी ऑफ प्लेटलेट काउंट इज टिपिकली लेटर देन द डेट ऑफ ब्लड सेल वाइट ब्लड. मतलब WBC जो है ना वो तुरंत बढ़ने लगती है डिफिब्रेशंस के बाद, बट जो प्लेटलेट है वो थोड़ा लेट बढ़ेगी. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगी. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस फ्रॉम मासिव फ्लूरल इफ्यूजन एंड एसाइटिस मिल सकता है. तो एसाइटिस और प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है, इसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगी. प्लूरल इफ्यूजन, एसाइटिस और एक्सेसिव इंट्रावेनस फ्लूइड जो है वो एक्सेस होने की वजह से ये सब आ रहा है. कभी कभी अपन एक्सेसिव इंट्रावेनस फ्लूइड दे देते हैं, तो इससे क्या होगा, एसाइटिस डेवलप हो जाएगा. ड्यूरिंग द क्रिटिकल एंड रिकवरी फेज एक्सेसिव फ्लूइड थेरेपी अपन ने दी, तो फ्लूइड तो एक्सेस हो गया, तो इससे ईडीमा में जा सकते हैं. ईडीमा की वजह से आगे जाके कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, फिर एक्सेसिव फ्लूइड थेरेपी के नुकसान हो सकते हैं, जैसे एसाइटिस हो सकता है. प्लूरल इफ्यूजन. अब जो चौथी फेज़ है वो कौन सी है, सीवियर डेंगू. सीवियर डेंगू इज़ डिफाइंड बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग. तो इसका क्राइटेरिया क्या है कि सीवियर डेंगू में एक या एक से अधिक जो हम नीचे पढ़ेंगे वो मिलेगा. पहला पॉइंट कौन सा है, प्लाज्मा लीकेज दैट मे लीड टू शॉक. इतना प्लाज्मा लीकेज हुआ कि शॉक में चले गए, डेंगू शॉक, है ना. या फ्लूइड अकुमुलेशन होने लगे विद और विदाउट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्योंकि अपन जो फ्लूइड दे रहे हैं बाहर से एक्सेसिव फ्लूइड थेरेपी दे रहे हैं, उससे फ्लूइड अकुमुलेट होने लग रहा है, सीवियर ब्लीडिंग होने लग रही, और सीवियर ऑर्गन इम्पेयरमेंट. तीन क्राइटेरिया, एक तो प्लाज्मा लीकेज जिससे शॉक में जा रहे हैं, सीवियर ब्लीडिंग और सीवियर ऑर्गन इम्पेयरमेंट.
तो ब्लीडिंग हो सकती है, प्लाज्मा लीकेज हो सकता है और ऑर्गन इम्पेयरमेंट। एज अ डेंगू वस्कुलर परमेबिलिटी प्रोग्रेस हाइपोवोल्यूमिया वर्सन एंड रिजल्ट इन शॉक। तो अपन हाइपोवोल्यूमिया बढ़ता जाता है, इससे हाइपोवोल्यूमिक शॉक में चले जाते हैं। इट यूजुअली टेक्स प्लेस अराउंड डिफिब्रेसेंस usually on the day 4 or 5 of illness, preceded by warning sign. During the initial stage of shock, the compensatory mechanism which maintain a normal systolic pressure also produce tachycardia. तो क्या होता है कि इनिशियल स्टेज ऑफ शॉक में क्या होता है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म आती है जो कि क्या करती है, सिस्टोलिक प्रेशर को नॉर्मल करती है और जिसकी वजह से टेकिकार्डिया आएगा। पेरिफेरल वासो कंस्ट्रक्शन विथ रिड्यूस स्किन परफ्यूजन रिजल्टिंग इन कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़। तो ये जो ना कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ मिल रही है, कैपिलरी रीफिलिंग टाइम जो है वो डिले हो रहा है और अनइक्वली द डायस्टोलिक प्रेशर राइज टूवर्ड द सिस्टोलिक प्रेशर, तो डायस्टोलिक बढ़ने लगता है, पल्स प्रेशर नैरो होने लगेगा। ठीक है, और पेशेंट जो है डेंगू शॉक में उसमें क्या होगा, कॉन्शियस एंड लूसिड भी हो सकता है, लूसिड इंटरवल में रह सकता है, कॉन्शियस भी हो सकता है। और इसके बाद में लूसिड और कॉन्शियस हो सकता है। अब पेशेंट जो है वो उसको कंसिडर कर सकते हैं कि शॉक में है यदि उसका पल्स प्रेशर है वो 20 से 20 mmHg से कम मिल रहा है चिल्ड्रन में, और उसको वो कैपिलरी परफ्यूज़न जो है वो पुअर है, तो उसको अपन कंसिडर कर सकते हैं कि वो शॉक में जाए। उसका पल्स प्रेशर जो है वो 20 से कम मिल रहा है और उसका पुअर कैपिलरी परफ्यूज़न मिल रहा है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, डिले कैपिलरी रिफिल और रैपिड पल्स रेट मिल रही है। ये चिल्ड्रंस का क्राइटेरिया है। अगर एडल्ट्स की बात करें तो पल्स प्रेशर 20 से कम और सीवियर शॉक में जा सकता है एडल्ट अगर पल्स प्रेशर 20 से कम है। और हाइपोटेंशन भी देखने को मिल सकता है इसमें प्रोलॉन्ग शॉक की वजह से, क्योंकि हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से बीपी कम हो जाएगा। और जिन लोगों में सीवियर डेंगू रहता है उनमें कोगुलेशन एबनॉर्मलिटीज़ भी देखने को मिल सकती है, बट दीज आर यूजुअली नॉट सफिशिएंट टू काज मेजर ब्लीडिंग। व्हेन मेजर ब्लीडिंग डज अगर it almost always associated with profound shocks, since these in combination with thrombocytopenia, hypoxia, acidosis can lead to multiple organ failure और DIC में भी जा सकते हैं, मासिव ब्लीडिंग होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दी हुई है। डेंगू हेमरेजिक फीवर का अपन यहाँ डायग्नोसिस देखते हैं। डेंगू फीवर का है, उसके बाद में यहाँ पे हम डेंगू हेमरेजिक फीवर का देखते हैं। तो यहाँ पे फीवर मिलता है डेंगू हेमरेजिक फीवर में, एक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर ऑफ 2 to 7 days ड्यूरेशन, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस आएंगे। ठीक है, टॉर्निकेट टेस्ट पॉजिटिव रहेगा, पेटिकी देखा था अपन ने, है ना, और GIT टेस्ट से ब्लीडिंग होगी, इंजेक्शन साइट से ब्लीडिंग होगी, प्लेटलेट काउंट कितना मिलेगा, 1 लाख से कम मिलने वाला है, और प्लाज्मा लीकेज मिलने वाला है। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी शोन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो हेमेटोक्रिट जो है वो राइज हो जाएगा, हीमो कंसनट्रेशन मोर देन 20% फ्रॉम बेसलाइन टू एविडेंस द प्लाज्मा लीकेज। अगर 20% से ज़्यादा आ रहा है हेमेटोक्रिट यानी प्लाज्मा लीकेज हो रहा है। ठीक है, अभी डेंगू हेमरेजिक फीवर का मैनेजमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, हेमरेजिक टेंडेंसीज अगर मिल रही है, ट्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है, हेमेटोक्रिट जो है वो 20% से ज़्यादा राइज हो गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इन IV देंगे 6 ml/kg/hour क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन फॉर 1 to 2 hour। तो 1 से लगा के 2 hours तक अपन क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन देंगे 6 ml/kg/hour। ठीक है, और IV थेरेपी दे रहे हैं अपन इसमें क्रिस्टलॉइड, और इसमें
हेमेटोक्रिट फिर से चेक किया, अगर हेमेटोक्रिट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया और हेमेटोक्रिट बढ़ता ही जा रहा है तो फिर से अपन उसको IV देंगे 10 ml पर kg पर आवर इस क्रिस्टलॉइड फॉर 2 आवर। ठीक है, अगर हेमेटोक्रिट डाउन हो गया, फाल हो गया, तो यहाँ पे इंटरनल हेमरेज सस्पेक्ट कर सकते हैं। फिर वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है कि WBC देंगे और RBC 5 ml पर kg RBC, पैक्ड RBC दे रहे हैं और होल ब्लड दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 10 ml पर kg होल ब्लड या 5 ml पर kg पैक्ड RBC, तो इससे इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो फिर IV थेरेपी और क्रिस्टलॉइड देंगे और ठीक है, उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे 24 to 40 आवर में। अगर ये हेमेटोक्रिट में इम्प्रूवमेंट शुरू में ही आ गया तो वहाँ पे IV थेरेपी दे दो और क्रिस्टलॉइड सक्सेसिवली रिड्यूस करते जाएंगे, क्योंकि 6 ml पर kg पर आवर दे रहे थे क्रिस्टलॉइड, तो उसको कम कर दो, 2 to 4 कर दो हार को। ठीक है, और उसके बाद में 3 कर दो, 6 को 3 ml पर kg कर दो, फिर 3 से 1.5 कर दो, तो इससे फर्दर इम्प्रूवमेंट आ जाएगा और फिर उसको IV को भी डिसकंटिन्यू कर देंगे। अभी एक और चार्ट देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। अगर कंपनसेटेड शॉक हो रहा है वहाँ पे डेंगू हेमरेजिक फीवर में, तो पल्स प्रेशर जो है 20 mmHg से कम है, हाइपोटेंशन में पेशेंट, और उसका हेमेटोक्रिट जो है 20 से ज़्यादा है, बेसलाइन से ज़्यादा हो रहा है और 20% से ज़्यादा हेमेटोक्रिट मिल रहा है, तो वहाँ पे IV थेरेपी देंगे 10 से 20 ml पर kg पर आवर क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन देते हैं 1 आवर के लिए। अगर वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ जाता है तो वहाँ पे क्या दे देंगे, वहाँ पे अगर इम्प्रूवमेंट आ गया तो वहाँ पे अपन हेमेटोक्रिट फिर से चेक कर लेंगे और वहाँ पे जो VS है वो भी इम्प्रूव हो चुका है, तो वहाँ पे IV देना पड़ेगा। ठीक है, क्रिस्टलॉइड वाला, फिर उसको जो वॉल्यूम है वो कम कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे 10 to 20 ml पर kg पर आवर दे रहे थे, तो वहाँ पे 1 to 3 से 1.5 ml पर kg दे रहे हैं, फिर फर्दर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्दर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। वाइटल साइंस में इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो फिर अपन क्या कर देंगे, उसको IV को फिर से डिसकंटिन्यू कर देंगे। फिर अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आया, कोई वाइटल साइंस में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे, हेमेटोक्रिट फिर से चेक करेंगे। हेमेटोक्रिट अगर 45 से ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पे 10 to 20 ml पर kg पर आवर क्रिस्टलॉइड देंगे, फिर से इम्प्रूवमेंट नहीं आया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हाइपोटेंशन में है तो फिर उसके बाद उसको रिफ्रैक्टिव हाइपोटेंशन में जा सकता है। ABCS यानी कि एसिडोसिस, ब्लीडिंग, कैल्शियम, शुगर। ठीक है, ABCS यानी कि एसिडोसिस, ब्लीडिंग, कैल्शियम और शुगर, तो इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आया फिर भी, तो फिर वहाँ पे IV इन ड्रॉप्स विथ क्रिस्टलॉइड मेंटेनेंस फ्लूइड अकॉर्डिंग टू हॉलीडे सीगर फार्मूला के अकॉर्डिंग देंगे। फिर एक और चार्ट दिया है, अगर प्रोफाउंड शॉक में चले जाता है तो वहाँ पे साइन ऑफ शॉक मिलेगा, हाइपोटेंशन, हेमेटोक्रिट जो है 20% से ज़्यादा राइस मिलेगा बेसलाइन से, ऑक्सीजन भी डिस्टर्ब हो रही है, तो यहाँ पे वॉल्यूम रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। 10 to 20 ml पर kg क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन एज रैपिड बोलस 15 to 30 मिनट। अगर वहाँ पे VS और आपका HCT में इम्प्रूवमेंट आ गया तो वहाँ पे IV थेरेपी दे देंगे, वही क्रिस्टलॉइड दे रहे हैं, फिर उसका लेवल कम करते जाएंगे, फिर डिसकंटिन्यू कर देंगे। और अगर फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया तो क्रिस्टलॉइड कोलेज चलने दो, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दो। ABCS यानी कि एसिडोसिस, ब्लीडिंग, कैल्शियम और शुगर, ये सब में देखना है।